जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन, जो कि आपके ग्रुप 2 के एग्ज़ाम के लिए भी और आपके पटवारी एग्ज़ाम, जिसमें कि आपके नया एक सब्जेक्ट आपके ऐड किया गया है और इसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और अभी तक हमने 2 पार्ट आपके इसके प्रोवाइड किए हैं 25 MCQ के। ये हमारा थर्ड पार्ट रहेगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को आप कर लें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से ही आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है हमने, जिससे कि आप आसानी से सभी पार्ट को देख सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा पार्ट थर्ड रहेगा और कंप्लीट क्वेश्चंस आप सभी वॉच करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट आपको आंसर बता पा रहा हूँ, तो आप सभी वीडियो को पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं, यानी कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल के या लो लेवल के या टीम लीडर्स के। देखिए, जो शॉप फ्लोर कार्यकर्ता होते हैं, एक तरह से जो कार्यकर्ता, देखिए अगर टॉप मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे, शीर्ष प्रबंधन देखेंगे, तो कोई भी अगर आपके संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका जो शीर्ष प्रबंधन होता है वो बड़े पद होते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो CEO हो गए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एक तरह से बड़े जो आपके पद होते हैं, पोस्ट होती हैं, वो आपके टॉप मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। बट यहाँ पे कार्यकर्ता की बात की गई है, तो निम्न स्तर के अंतर्गत आएगा, लो लेवल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को जब आप रीड करेंगे, समझेंगे इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। सी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। क्लियर है आप सभी को। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है, आपके दिए गए ऑप्शंस में से। कार्यशील पूंजी, देखिए अगर हम बात करें कॉमर्शियल पेपर की, जिसे आप वाणिज्यिक पत्र बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, विलों में छूट यानी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हो गया। बट अगर हम देखें कार्यशील पूंजी का स्रोत कौन सा नहीं है, तो असुरक्षित आवधिक ऋण, यानी कि अनसिक्योर्ड जो टर्म लोन होते हैं, अनसिक्योर्ड जो टर्म लोन होते हैं, ये अगर हम देखें कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 आप सभी का करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन कीजिएगा कि कच्चे माल की खरीद के लिए जो भुगतान और बिक्री से नकदी की जो वसूली होती है, भुगतान और बिक्री से नकदी की जो वसूली होती है, इसके बीच का जो समय अंतराल होता है, इसके बीच का जो समय अंतराल होता है, इसे जाना जाता है आपके किस वे में, यानी कि नकद चक्र के रूप में, कैश साइकिल के रूप में, या कंपनी के लिए जो संचालन चक्र होता है, ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द कंपनी, या दोनों, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसे अगर हम बात करें तो आपके नगद चक्र के रूप में, कैश साइकिल के रूप में, कच्चे माल की जो खरीद के लिए जो भुगतान होती है और बिक्री से जो नकदी की वसूली, क्वेश्चन को समझिए, नकदी की वसूली के बीच के जो समयांतराल होते हैं, इनको अगर हम देखें तो नगद चक्र के रूप में जाना जाता है आपके, ठीक है, कैश साइकिल के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य जो कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है। प्लेसमेंट हो गया, स्थानांतरण या ट्रेनिंग हो गई, प्रशिक्षण या इंडक्शन, प्रवेशन या डेवलपमेंट विकास, या डेवलपमेंट विकास। देखिए एक संगठन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, समझिएगा क्वेश्चन को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम उसके जो कर्मचारी होते हैं, उनके स्किल और उनके जो आपकी तरह से कौशल और क्षमता को बढ़ाता है, तो इसमें से क्या बढ़ाएगा। देखिए कोई संस्था है तो अपने जो कर्मचारी हैं उन्हें एक तरह से ट्रेनिंग देगा, उनको क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा। तो उससे क्या होगा, उनके कौशल और उनके क्षमताओं में क्या होगी, एक तरह से बढ़त आएगी, वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप सही ढंग से समझेंगे तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, और इसका राइट आंसर होगा आपका प्रशिक्षण। प्रशिक्षण अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, मानव संसाधन योजना HRP, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन से चरण आवश्यक है जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं। मानव संसाधन योजना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए इसमें अगर हम देखें कि आपके उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी कौन से बनाते हैं, जैसे कि अलग धन की स्थापना, सेटिंग असाइड फंड्स, या ट्रेनिंग हो गया, प्रशिक्षण, या व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, या प्रक्रिया की समीक्षा करना, रिव्यूइंग प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रक्रिया की समीक्षा करना, रिव्यूइंग प्रोसेस जो होती है, एक तरह से अगर हम देखें तो उपयोगी बनाते हैं। तो अगर हम देखें, डी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कंप्लीट हम 25 क्वेश्चन करेंगे, बट इससे पहले आप सभी के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो अनअकैडमी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के लिए MPPSC एग्जाम के लिए नोट्स
और यहाँ पे आप वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाके नोट सेक्शन पर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और सभी नोट्स आप सभी देख सकते हैं। विद आपके देखें तो दिसंबर मंथ के बैच आपके कौन कौन से चल रहे हैं। रिवीजन बैच चल रहा है MPPV एंड व्यापम का, 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। 17 दिसंबर से कंप्लीट बैच ग्रुप 4 का स्टार्ट हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है कंप्लीट। अनुदर्शन बैच प्रीलिम्स एंड मेंस का 22 दिसंबर से कंटिन्यू किया जा रहा है और ये 15 दिसंबर से आपका बैच चल रहा है। यहाँ पे है क्या कि सभी बैच आप एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे आप सभी कंप्लीट कर पाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड कोड अप्लाई कर सकते हैं MP एग्जाम्स 10, जिसके साथ आप सभी डिस्काउंट ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब आगे के हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन हम लास्ट में देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं, इनमें से कौन सी? स्टीरियोटाइपिंग रूढ़िबद्धता, या चयन अनुभूति सिलेक्शन परसेप्शन, या परिवेश प्रभाव हेलो इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, या प्रोजेक्शन प्रक्षेपण। स्टीरियोटाइपिंग रूढ़िबद्धता जिसे हम बोलते हैं, तो रूढ़िबद्धता जो होती है एक तरह से लोगों को आंकने की प्रवृत्ति होती है जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित होती है जिससे वो संबंधित होते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। देन अगला क्वेश्चन है कि कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तित्व लक्षण होते हैं आपके, किस सिद्धांत में ये माना जाता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है यहाँ पे कि कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तित्व लक्षण होते हैं, या जिसे आप बोल सकते हैं अंतर्जात। किसमें? नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत जो ट्रेट थ्योरी ऑफ लीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर है और यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट आंसर आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि सरकार की नीति और कार्य इसे संदर्भित करती है, इनमें से कल्चरल इन्वायरमेंट को, या मार्केटिंग इन्वायरमेंट को, या फिजिकल इन्वायरमेंट को, या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को। सरकार की जो नीतियाँ हैं और जो कार्य हैं वो किसे संदर्भित करती हैं? तो एक करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, आर्थिक पर्यावरण को संदर्भित करती हैं। जो सरकार नीतियां बनाता है, जो सरकार कार्य करता है, जो गवर्नमेंट अगर हम देखें तो एक आर्थिक पर्यावरण को संदर्भित करता है। क्लियर है आप सभी को? क्वेश्चन आप सभी समझ पा रहे हैं? 1 से 2 बार इन सभी क्वेश्चंस को आप वॉच किया करिए जिससे कि आपके क्लियर हो जाए सभी क्वेश्चन। दिन अगला है कि निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है, यानी कि कमांडिंग प्रभावशीलता, ऑर्गेनाइजिंग आयोजन, प्लानिंग योजना, या नियंत्रण कंट्रोलिंग। देखिए निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? तो नियंत्रण अगर हम देखें, कंट्रोलिंग आप सभी का करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है, इनमें से कौन से? नियंत्रण विस्तृति स्पैन ऑफ कंट्रोल, निर्देशन एकता यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, या नियंत्रण एकता यूनिटी ऑफ कंट्रोल, या ऑर्डर। देखिए स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण विस्तृति जो कि अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करता है जिसका प्रबंधन जो है प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। तो फर्स्ट आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक मशीनरी की खरीदारी इसका एक उदाहरण है, एक मशीन की खरीदारी इनमें से किसका एक उदाहरण है? चालू व्यय का, करंट एक्सपेंडिचर है आपका, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी के हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं और इन्हीं के क्वेश्चंस के आने की संभावना बनती है आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें एक मशीन की खरीदारी, ये अगर हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपके पास पूंजी है, आपके पास कैपिटल है, तभी तो एक मशीन की खरीदारी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से किसके अंतर्गत आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। वी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। अगला क्वेश्चन है कि परिचालन प्रभावन निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण को मापता है और EBIT पर क्षमता का संचालन करता है? परिचालन प्रभावन यहाँ पे अगर हम देखें तो विक्रय परिमाप यानी कि सेल्स क्वांटिटी में परिवर्तन के कारण को मापता है और EBIT पर क्षमता का संचालन करता है। ठीक है, तो आप सभी का वी राइट आंसर है। क्लियर है आप सभी को? देन अगला क्वेश्चन है कि लेन देन के अभिलेख या वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आप सभी के लिए।
लेन देन के अभिलेख, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपके इनमें से? तो ये बही खाता लेखन कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, शानदार क्वेश्चन है। अगर हम देखिए, सभी लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, कि लेन देन के जो अभिलेख होते हैं, जो लेन देन होती है एक संस्था के द्वारा, वर्गीकरण, उसे संक्षिप्तीकरण, ये सभी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती हैं? तो ये बही खाता लेखन या बुक कीपिंग कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और फिर आंकड़ों का निकटन करना किस पर आधारित होता है? मादा अवधारणा, जिसे आप मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अवधारणाएं जब आप पढ़ेंगे ना इसमें, तो ये आप सभी आसानी से कर सकते हैं। द्वंद्व अवधारणा कहते हैं, ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, बोध अवधारणा, या कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा। देखिए, एक वित्तीय विवरण में पैसे को, अगर कोई फाइनेंशियल आप वर्क कर रहे हैं उसमें अगर पैसे को छोड़ते हैं और फिर आंकड़ों का निकटन करना, ये किस पर आधारित होता है? तो ये देखें तो एक मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आएगा। देन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। जैसे कि वितरणात्मक न्याय, यानी कि व्यक्तियों के बीच जो राशि की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता और पुरस्कारों का आवंटन करने से संदर्भित है। प्रक्रियात्मक न्याय, यानी व्यक्तियों की धारणा को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता से संदर्भित है। तो देखिए, अगर हम देखें इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे वितरणात्मक न्याय जो होता है आपका, वितरणात्मक न्याय, जो कि व्यक्तियों के बीच क्या होता है? व्यक्तियों के बीच राशि की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता और पुरस्कारों का आवंटन करने, यानी कि एक तरह से वितरण करने से संबंधित है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा और सेकेंड आपका देखें तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सभी आपके टॉपिक वाइज हैं आपके, यानी आपके बात करें जब आप इन्हें पढ़ेंगे, जैसे कि डिटेल्स में आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान जो कि एचआरपी की सहायता से लगाया जा सकता है? एचआरपी क्या होता है? एचआरपी क्या होता है? कमेंट करके आप सभी बताएंगे एचआरपी क्या होता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है आपके से। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से लगाया जा सकता है आपके? तो यह लगाया जा सकता है एट्रिशन रेट, यानी कि क्षण दर। जैसे कि आपके संगठन के कार्य हो गए, फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लक्ष्य को तय करना, डिसाइडिंग गोल्स, या एट्रिशन रेट, क्षण दर, या कार्य वितरण, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इनमें से अगर हम देखें तो एचआरपी की सहायता से आपके क्षण दर यानी एट्रिशन रेट आपके जो कि लगाया जा सकता है। ठीक है, सी थर्ड आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है आपके? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है आपका? एक फेवरेबल बैलेंस है, कैश बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी होती है आपके, ये आपके बैंक के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है। किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, उसमें आपकी एक लिमिट होती है, उसमें एक आपके जैसे कि 5000 का आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जा रही है। एक तरह से लोन के अंतर्गत आता है कि आपके पास अगर मनी नहीं है, आप तो आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से बैंक से जाके आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि ये अगर हम बात करें, एक तरह से क्रेडिट बैलेंस होता है जो कि आपके बैंक में रहता है। अगर हम देखें तो बैंक के थ्रू आपको मिलता है, फिर आप जब अपने अकाउंट पे सेविंग करेंगे, पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो फिर उसी से आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो एक तरह से क्रेडिट बैलेंस होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आप सभी का करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग व्यक्तिनिष्ठता, विचार की भीतरी दुनिया और भावना और विचारों पर केंद्रित रहते हैं? यानी कि एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं, या इंट्रोवर्ट्स होते हैं, दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसमें अगर हम बात करें, नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग जो व्यक्तिनिष्ठता, विचार की भीतरी दुनिया और भावना और विचारों पर केंद्रित रहते हैं? तो जो अंतर्मुखी होंगे, बहिर्मुखी नहीं होगा आपका। क्यों? क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अंतर्मुखी बोला गया है, जो आपके एक तरह से व्यक्तिनिष्ठता, विचार की भीतरी दुनिया में, ठीक है, भीतरी दुनिया में अगर हम देखें भावना और विचारों पर केंद्रित रहते हैं। ऐसे ऑप्शन में आपको क्या डाउट रहता है कि आप दोनों फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे तो डायरेक्टली आप वहीं पे आपका माइंड क्लिक करेगा कि दोनों फर्स्ट एंड सेकंड होगा, या उपरोक्त सभी ऑप्शन को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा। बट आप क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे तो साफ साफ आपको यहाँ पे बताया गया, क्लियरली आपको यहाँ पे मेंशन है कि जो भीतरी दुनिया, भावना और विचारों पर केंद्रित रहते हैं वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कौशल दुकान के भूमितल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है आपका? कौन सा कौशल इनमें से दुकान के भूमितल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है आपके इनमें से? देखिए ऑप्शंस में से, देखिए
कॉन्सेप्चुअल स्किल वैचारिक कौशल, ह्यूमन स्किल्स मानव कौशल, डिज़ाइन स्किल्स या टेक्निकल स्किल। देखिए यहाँ पे बात क्या की गई है, आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जो एक तरह से कौन सी इनमें से स्किल जो दुकान के भूमितल स्तर पर, ठीक है, एक तरह से निम्न स्तर या भूमितल स्तर पर बात की गई कि कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए अगर हम देखें तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल्स अगर हम देखें तो आपके महत्वपूर्ण है। टेक्निकल स्किल्स जो एक तरह से दुकान के भूमितल स्तर पर अगर हम देखें जो कार्य करता है उसके लिए टेक्निकल स्किल्स आप सभी का राइट ऑप्शन रहेगा। देन अगला क्वेश्चन है कि सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार में मूल्य जो कि किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। देखिए सामान्य स्टॉक का एक शेयर का जो बाजार मूल्य होता है वो जो शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों पर, यानी कि इंडिविजुअल्स बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक्स, जो शेयर खरीदता है जो बेचता है उन व्यक्तियों पर एक तरह से उनके एक तरह से सामान्य स्टॉक का जो एक शेयर होता है उसका जो बाजार मूल्य होता है इन्हीं के द्वारा निर्धारित होता है, शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के ऊपर। ठीक है, तो आप सभी का करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपने प्रीवियस भी किया है कि एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है, ये किस नाम से जाना जाता है, जिसे बोला या लिखा जा सकता है। ब्रांड नाम, ठीक है, एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है जिसे बोला जा सकता है, जिसे लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर ब्रांड मार्क है तो उसे आप बोल नहीं सकते हैं। अगर लोगो है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, आप एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी भी बात करें हमारे चैनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है यहीं पे अगर आप लोगो देखेंगे तो उसे आप बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम ब्रांड का नाम अगर हमारे जो चैनल का नाम है तो आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है जिसे आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उस नाम से जो जाना जाता है। तो आप यहाँ पे देखें तो आसानी से समझ सकते हैं इस तरह से एग्जाम्पल से, तो ब्रांड नेम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो गतिविधियां होती हैं इनके गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है, प्रोग्राम्स करता है, बजट करता है, प्रोसेस करता है या रूल्स करता है। देखिए महत्वपूर्ण अनावर्ती जो लक्ष्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो आपकी गतिविधियां हैं इनका एक जटिल सेट का जो समायोजन करता है वो प्रोग्राम्स करता है। क्या करता है? प्रोग्राम्स। कार्यक्रम जो होते हैं वो महत्वपूर्ण अनावर्ती जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए जो गतिविधियां होंगी, जब कार्यक्रम होंगे तो फिर उनमें गतिविधियां होंगी, तो गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। तो आप सभी का फर्स्ट आंसर राइट आंसर। दिन अगला क्वेश्चन है कि लाभ विविध लेनदार, विविध देनदार और इनके समान रूप ये किसके माध्यम से मापित किए जा सकते हैं। जो डेब्टर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें और लाभ यानी कि प्रॉफिट की बात की गई है, तो एक समान रूप से अगर हम देखें तो ये आपके वित्तीय नियंत्रण प्रणाली यानी फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम के द्वारा ही माप सकते हैं कितना लाभ हुआ है, कितना किसे दिया गया है, कितना किससे लिया गया है। तो एक तरह से आसान सा क्वेश्चन है कि वित्तीय नियंत्रण यानी कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ही आप जानकारी ले पाएंगे, उससे के थ्रू ही आप माप सकते हैं। ठीक है, तो आपका डी आंसर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की जो प्रक्रिया होती है जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति जो होते हैं कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, ये क्या कहलाता है आपका? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक डिफिनेशन है आपके सामने और डिफिनेशन नहीं बदलेगी। अगर आपके एग्जाम में आगे आने वाला आपका एग्जाम है जिसमें कि आपके पूछा जाएगा तो डिफिनेशन में बदलाव नहीं होगा। पूछा जा सकता है क्लियरली, यही क्वेश्चन आपके आगे पूछा जा सकता है कि वातावरण के रूपांकन और जो रखरखाव की जो प्रक्रिया है जिसमें समूहों में कार्य कर रहे जो व्यक्ति होते हैं जो कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? तो यही तो आपका मैनेजमेंट है, यही तो आप पढ़ रहे हैं, यही तो आपका मैनेजमेंट है। किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करना, ठीक है, क्या है आपके कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग करना एक तरह से मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो आप सभी का भी आंसर करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा आप सभी डिफिनेशन अगर हम देखें मैनेजमेंट की। देन अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेट का कि लेखांकन में किसकी वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई जो पूंजी होती है इस पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है। बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है, यानी कि ऑप्शन है कि पृथक सत्व अवधारणा यानी कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन अवधारणा यानी कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, या सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा यानी कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, या लागत अवधारणा कॉस्ट कॉन्सेप्ट।
देखिए लेखांकन में अगर हम बात करें तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक सत्व अवधारणा की वजह से जो मालिक द्वारा निवेश की गई जो पूंजी है, इस पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है। तो अगर हम देखें तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आप सभी का करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। आज के थे ये हमारे 25 क्वेश्चन और आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किए? अगर आपने करेक्ट नहीं किए तो फिर भी आप सभी 1 से 2 बार इस वीडियो को देख के सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए एंड इसी में से आपको क्वेश्चंस आगे देखने को मिल सकते हैं। देन आपके देखें तो हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि 8 दिसंबर से आपका बैच स्टार्ट हुआ है रैपिड रिवीजन बैच, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एंड एमपी पटवारी का बैच 28 नवंबर से स्टार्ट है। आपका टेस्ट शेड्यूल भी आपके लिए यहाँ पे बताया गया है, कौन से टेस्ट आपको मिल रहे हैं। देन आपके देखें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप सभी को मिल रहा है, फ्री एंड प्लस क्लासेज आपको मिल रही है, लाइव क्यूज आपको मिल रही है एप्लीकेशन में, यूट्यूब एंड टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं। फिर आपके टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लाइव क्लासेज एंड एक्स्ट्रा आपको एडवांटेज यहाँ पे आपको बताया गया है अकेडमी के एंड यहाँ पे लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है। तो आप सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए, एमपी एग्जाम स्टैंड कोड अप्लाई कीजिए एंड कोर्सेज ज्वाइन कीजिए एंड प्रिपेयर कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। एंड चैनल पे अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो आप सभी ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और आपको और क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों के साथ। ग्रुप पे अगर आप स्टडी ग्रुप पे हैं तो शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे कि इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट सेट के साथ। एंड कंप्यूटर का भी सीरीज आपको स्टार्ट है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।